अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनके साथ आप इसको जो है शेयर भी कर सकते हैं। और जो है नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, आप सब उन्हें जानते हैं। ही इज़ अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट इन टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत थैंक यू। से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले जो है एक क्विक सा जो है मैं आपसे जो है कोर्स के हवाले से मैं एक रिव्यू लूंगी कि जो है जो लोग हमारे जो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसका एक क्विक रिव्यू दे दें, उसके बाद फिर हम सेशन बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जी, जो कोर्स होगा वो लोगों को एक फंडामेंटल कैलकुलेशंस या फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएगा कि किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेनी चाहिए नहीं या नहीं लेनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि आजकल आईपीपीस का बहुत हॉट इशू चल रहा है। हम्म। तो इसमें जो है 5 आईपीपीस का कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो ही चुका है। हम्म। तो उसके अलावा जो अब नेक्स्ट इशू ये है कि 18 फर्दर आईपीपीस जो हैं उनका भी जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज करने की बात हो रही है। तो बिज़नेस मॉडल जो है वो बेसिकली टेक और पे से टेक एंड पे कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि टेक और पे का मतलब यही है कि चाहे कोई आईपीपी बिजली बनाती है या नहीं बनाती, गवर्नमेंट को उसको पेमेंट करनी है कैपेसिटी लगाने की। इसी तरह से तो वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज इस तरह से हो रहा है कि वो फिर जितनी जितनी कोई भी आईपीपी बिजली डिलीवर करेगी उसी के ऊपर गवर्नमेंट पेमेंट करेगी या उसको करनी होगी। और उसके अलावा फिर ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये इम्पैक्ट ये आएगा कि जो आईपीपीज हैं उनको जो है मोस्ट प्रोबेबली जो वन टाइम जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर होके मिल जाएंगे। एक कैश पेमेंट मिल जाएगी, जिस तरह से हमने वो 5 जो आईपीपीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हैं उनके साथ भी देखा है। इवन दो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं टर्मिनेट हो रहे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपनी निगोशिएशन में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऑफर तो करेगी। तो बेसिकली ये कोर्स जो है वो लोगों को ये सिखाएगा कि ये बिजनेस मॉडल्स जो होते हैं टेक और पे और टेक एंड पे या और और सिर्फ पावर सेक्टर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं, जो बाकी भी स्टॉक मार्केट के मेजर सेक्टर्स हैं उनके क्या डायनेमिक्स हैं और उनकी कैलकुलेशंस और फंडामेंटल्स कैसे वर्क करते हैं और उनके बिजनेस मॉडल्स को कैसे एवेल्यूएट करना है वो करना सिखाएगा। उसके अलावा ये कैलकुलेशन के किसी किसी भी आईपीपी जो है उसको कितनी पेमेंट रिसीव हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका उसकी भी एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है कि अगर आप किसी भी कंपनी के कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर लें और कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और उसकी जो इन्वेंट्री है उसको ऐड कर लें और उसमें से अगर आप पेबल्स और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसीवेबल होगी, या नेट अमाउंट आ जाती है जो कि एक कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को पे आउट कर सकती है। तो ये इस तरह की फंडामेंटल कैलकुलेशंस, बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग, ये सब कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा सही, बिल्कुल। और अच्छा। ज़्यादा डिटेल में। जी, ठीक अभी ठीक तो मैंने सिर्फ समरी दी है, तो ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाएगा। सही, बिल्कुल। ये मैंने भी यही कहा था कि एक क्विक सा जो है एक रिव्यू हमें चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और मुख्तलिफ सवालात भी आते हैं जो मैं आपको से डिस्कस भी करती हूँ। अच्छा सर, अब ज़रा सा जो है कमिंग बैक टू द मार्केट के मार्केट में जो है एक मैं चाहूँगी कि पूरे वीक का आप एक रिव्यू दें, और साथ में मेरा इसके साथ ये सवाल भी है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ये जितनी भी हाई लेवरेज कंपनीज थी उनमें जो हम जो एक चीज चाह रहे थे परफॉर्मेंस वो हमने नहीं देखी।
क्या वजह थी? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो है वो पहले ही उनमें जो एक्टिविटी थी वो हो गई, प्राइस इन हो गई, और जिसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट कम होने का भी उन पे कोई खास जो है इम्पैक्ट नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप बताइएगा। जी, देखें जो इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन के ऊपर जो कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस है वो तो अब प्राइस इन हो चुकी है। वो तो अगर हम मार्केट में हाँ। को भी देखें तो आज भी आज भी पीएसएक्स के ऊपर एक सकूक इशू हुआ है जिसमें 200 बिलियन का टारगेट था, लेकिन 240 बिलियन गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं। तो उस सकूक इशू को भी हम अगर देखें तो जो 1 ईयर का इशू रेज़ हुआ है, जो 1 ईयर का पेपर रेज़ हुआ है, उसका 13% के करीब का ही रेट है। तो ऑलरेडी जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो अगले 6 महीने में 1 साल में 13% तक चला जाएगा। हम्म। तो अभी 17.5% है, तो यानी कि वो चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आ रही है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हमें ये इंडिकेशन देती है कि चीज़ें प्राइस्ड इन है। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आएगी वो इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड आएगी, यानी कि दो तरह से आएगी। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड आएगी और दूसरी ये कि मार्केट की री रेट होने से आएगी, यानी कि उसके जो फंडामेंटल वैल्यूएशन है वो इम्प्रूव होने से आएगी। तो ये है। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, और अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल जो है वो कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वक्त टाइम हमारे यस पास मैम। शॉर्ट है। एक। यस जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि सिनर्जी की प्राइस कब इंक्रीज होगी? ये मार्केट बहुत ऊपर भी गई नीचे भी गई है कि, लेकिन ये हिलता नहीं है, ये हमारी आवाज क्यों नहीं सुनता? ये 8 से 10 रुपए कब तक हो जाएगा सिनर्जी? सिनर्जी का यही है कि अभी ये ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी की बातें चल रही हैं, तो अगर इसके ऊपर कोई एक्शन आता है तो जिस तरह से पीआरएल में एक्टिविटी देखी गई है, हमने देखा है कि पीआरएल ने मटेरियल नोटिस भी दिया है अपने अपग्रेड के प्लान से रिलेटेड, और बल्कि उसने निगेट कर दिया है, हालांकि उस पर एक्चुअली काम चल रहा है, लेकिन न्यूज़ में कुछ आगे की बातें कर दी थी उन्होंने, तो उसको उन्होंने निगेट किया है। क्योंकि वो अगर ऐसी कोई चीज़ होगी वो अनाउंसमेंट खुद देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो इस किस्म की कुछ न्यूज़ का वेट कर रही है कि न्यूज़ आएगी तो फिर सिनर्जी परफॉर्म करेगा। अभी तो ये है कि सिनर्जी का जो है ना वो एज सच कोई प्लान्स नज़र नहीं आ रहे, कुछ अपने बिजनेस मॉडल को या अपनी रिफाइनरी को इम्प्रूव करने के। तो मेरी रिकमेंडेशन तो पर्सनली यही होगी कि अगर तो आप सिनर्जी में कुछ बहुत लॉसेस में नहीं बैठे हुए, या अगर आप स्लाइड प्रॉफिट में हैं या आप ब्रेक इवन के ऊपर हैं, तो आई थिंक सिनर्जी से एग्जिट करके रिफाइनरी में भी अटक रिफाइनरी और जो है पीआरएल जैसे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें स्विच किया जा सकता है। और सर, पीआई बीटीएल का भी बता दें, इसकी टारगेट प्राइस क्या है? पीआई बीटीएल। पीआईबीटीएल का देखें, पीआईबीटीएल जो है वो अ, अभी तक भी इसीलिए परफॉर्म कर रहा है कि कोई ग्लोबली जो है वो शिपिंग के इश्यूज चल रहे हैं। तो ये है कि शिपिंग प्राइसेस वगैरह हाई हैं। तो अच्छा नहीं, सॉरी, पीआईबीटीएल, ये पीआईबीटीएल, अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने पीएनएससी और पीआईबीटीएल को एक्चुअली मिक्स मिक्स कर दिया। पीआईबीटीएल का पीआईबीटीएल का ये है कि वो अब एज अ बिजनेस मॉडल या एज अ कंपनी तो ऑलमोस्ट आप देखें कि ऑपरेट करना बंद हो गया है, क्योंकि उसके जो भी ऑपरेशंस थे वो अब वो अबू धाबी पोर्ट एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो अगर हम पीआईबीटीएल को देखते हैं, तो एक्चुअली ये प्रॉफिट में आया है इस साल।
तकरीबन 1 रुपये की इसकी अर्निंग है और तकरीबन 1 रुपये की इसकी अर्निंग है। तो पीआईबीटीएल में एक्चुअली यही है कि जैसे जैसे थोड़ी सीमेंट में रिकवरी आती है, क्योंकि पीआईबीटीएल के जो सबसे मेन कस्टमर्स हैं वो सीमेंट की कंपनीज ही होती हैं, क्योंकि ये उनको कोल वगैरह जो है इम्पोर्टेड कोल को हैंडल करता है, ऑयल को हैंडल करता है। तो वो यही है कि इस साल के सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। तो अगर नेक्स्ट ईयर इसकी कोई 1.5 रुपये की अर्निंग हो जाती है तो 1.5 रुपये की अर्निंग के ऊपर इसकी टारगेट प्राइस 8-9 रुपये के अराउंड होनी चाहिए। सही। ओके सर, थैंक यू। जी 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 कमाल शमीम, आपका सवाल है, जरा आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी। अच्छा मैडम, एक चीज़ पूछनी थी कि चलें, मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था कि पॉल से रिलेटेड था कि पॉल के आज रिजल्ट आए हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हैं। उसमें जो मेन जो इशू आया था वो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का आया था, तो इसके बारे में कुछ बता दें कि एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज क्यों हुई और फ्यूचर में ये पॉल कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई है। तो थोड़ा सा पॉल के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये देखें कि ऑब्वियसली इसका अभी तो रिज़ल्ट देखने में तो अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो एक्सप्लोरेशन एक ईएनपी कंपनी अगर एक्सप्लोरेशन के ऊपर स्पेंडिंग कर रही है तो जाहिर है वो फ्यूचर में अच्छी अर्निंग्स में ट्रांसलेट होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पीओएल का यही है कि अगर आपको अभी पीओएल डिप्स के ऊपर मिलता है तो मेरे ख्याल से तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कैश वगैरह जो है वो सारा वहाँ डिप्लॉय हुआ, वहाँ यूटिलाइज हुआ एक्सप्लोरेशन में। तो इसी वजह से पीओएल ने डिविडेंड भी नहीं दिया, हालांकि एक्सपेक्टेशन डिविडेंड की थी। तो मेरे ख्याल से तो अगर पॉल आपको डिप के ऊपर मिलता है तो बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करके थोड़ा सा और डिप पे जाए, बिलो 550 जाए, 520 की रेंज में जाए, तो डेफिनेटली इसको फिर बाय करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट रियलाइज होगा एक्सप्लोरेशन वगैरह का। तो सर सेकंड मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि ईफर्ट ने जैसे अभी 2 क्वार्टर्स में डिविडेंड काफ़ी जो है वो कम दिया है और एफएफसी किसी कंपटीशन के मुकाबले में लग रहा है कि वो थोड़ा सा सरवाइव भी मतलब कर रहा है, मतलब मुझे सेल्स के हवाले से लग रहा है। तो आपको लगता है कि क्या फ्यूचर में वो दोबारा से डिविडेंड की जो है वो अपनी हिस्ट्री को रिस्टोर कर पाएगा? नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि ईफर्ट को डिविडेंड देने में एटलीस्ट भी अगले 2-3 क्वार्टर इश्यूज रहेंगे। उसकी वजह यही है कि एक तो ईफर्ट का जो बैग है वो स्लाइटली महंगा है एफएफसी के कंपैरिजन में, तो इस वजह से एफएफसी की सेल ज़्यादा हो रही है। तो अब ईफर्ट के पास दो ही ऑप्शन है कि या तो वो अपने बैग की प्राइस रिड्यूस करे, जब वो बैग की प्राइस रिड्यूस करेगा तो ईफर्ट के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये है, एक तो ये ईफर्ट का रिस्क है। दूसरा ईफर्ट का रिस्क ये है कि ईफर्ट ने नेक्स्ट ईयर तकरीबन 80 मिलियन रुपीस, सॉरी 80 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि 80 मिलियन डॉलर्स बनते हैं तकरीबन 22-23 अरब रुपए। तो उसने 22-23 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करनी है नेक्स्ट ईयर। तो ये है कि या तो फिर ईफर्ट जो है वो लोन लेगा, अगर ईफर्ट लोन लेता है तो जाहिर है कि उसकी फिर फाइनेंस कॉस्ट की भी हिट आ रही होगी ईफर्ट को। दो चीज़ें, एक तो उसके मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे बैग की प्राइस नीचे करने से, और फिर दूसरा ये कि जो है ना वो फाइनेंस कॉस्ट, और या तो फिर अगर वो फाइनेंस कॉस्ट या तो फिर अगर वो डेट नहीं लेता यानी कि लोन नहीं लेता, अपनी जेब से पैसे देता है, तो फिर ऑब्वियसली ईफर्ट का ये होता है कि तकरीबन 40 अरब
रुपए की अराउंड उसकी जो है ना एबिटा है, यानी कि 40 अरब रुपए की अराउंड उसकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो अगर 40 अरब रुपए में से 22 अरब निकल जाएंगे तो फिर उसका जो पे आउट रेशियो है, जो कि वैसे नॉर्मली 100+% होता था इस क्वार्टर के अलावा, लेटेस्ट क्वार्टर के अलावा, तो वो जाहिर है कि वो 50% पे ही मेंटेन रहेगा जो कि इस क्वार्टर में। तो मुझे तो पर्सनली ईफर्ट जो है इस रेट के ऊपर स्लाइटली अभी रिस्की लगता है। हाँ, लेकिन अगर ईफर्ट थोड़ा सा बेहतर रेट के ऊपर मिलता है, थोड़ा नीचे जाता है, तो डेफिनेटली ईफर्ट को जो है वो देखा जा सकता है। थैंक यू सर। सही। सर, कमाल शमीम का सवाल है केएसबी पंप और आई गेस अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ओसाका आई थिंक का व्यू बता दें। ऑट्स और आई थिंक ये ओट्सुका की बात कर रहे होंगे। ऑट्सुका या ऑट्सुका का जो है व्यू बता दें, केएसबी पंप और ऑट्सुका। जी, बेसिकली यही है कि अगर हम ये सबसे पहले तो ये ओट्सुका की अगर बात करें कि तो जितनी भी जो फार्मा कंपनीज हैं वो लाइमलाइट में ही हैं। तो बेसिकली यही है कि आप लोगों ने अगर फार्मा के अंदर किसी कंपनी में पोजीशन लेनी है तो बेसिकली आप लोग दो चीज़ें ही देखें। एक तो ये देखें कि कंपनी जो है वो प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू सेल्स की रेशियो के ऊपर जो है कितनी सस्ती लग रही है या महंगी लग रही है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज। और दूसरा आप लोग ये देखें कि जो किसी भी फार्मा कंपनी का जो नॉन एसेंशियल का एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा या कम है। तो जिस कंपनी का नॉन एसेंशियल मेडिसिन का रेशियो ज़्यादा है वो ज़्यादा बेहतर कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। सही। तो मुझे पर्सनली जो है आ, मेरे ख्याल से जो है जो रिलेटिवली ओट्सुका का स्लाइटली हायर रेशियो लगता है जो है एसेंशियल मेडिसिन का। तो एसेंशियल मेडिसिन में ये है कि वो गवर्नमेंट जो है वो प्राइसिंग को काफ़ी कंट्रोल करती है। तो वो उस लिहाज से फिर आई थिंक और बेहतर ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं मार्केट में, सच एज सर्ल वगैरह को देखा जा सकता है। तो ये है। बाकी फिर जहाँ तक केएसबी पंप्स का सवाल है तो केएसबी पंप्स में हाँ डेफिनेटली पॉजिटिविटी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से सी सैप में एक्टिविटी आई है कि उसको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, इसी तरह से केएसबी पंप्स की भी प्रोजेक्ट वगैरह की पाइपलाइन अच्छी है। तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखा जा सकता है और इसमें बेनिफिट होगा केएसबी पंप्स में। सही। डॉक्टर अजीम का सवाल है, डॉक्टर अजीम अपना सवाल कीजिए प्लीज। आजम सॉरी, डॉक्टर आजम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि टॉन्सिल के हवाले से आप कैसे देखते हैं? टॉमसिल के हवाले से इनका सवाल है। टॉमसिल, हाँ जी जी बिल्कुल। टॉमसिल जो है वो बहुत अच्छी जो है कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। टॉमसिल में बेसिकली ये हो रहा है कि टॉमसिल जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस है वो ट्रांसफ़र कर रही है मिडल ईस्ट से चाइना में। तो इवेंचुअली उसका ज़्यादा बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड चाइना में होगा बजाय इसके मिडल ईस्ट में। तो इसका बेनिफिट यही होगा कि मिडल ईस्ट में जो टॉमसीएल है वो मिडल ईस्ट में जो टॉमसीएल है वहाँ पे टॉमसीएल के जो कैश है या पैसे हैं वो फंसते थे, क्योंकि जो मिडल ईस्ट वाले हैं वो स्लाइटली क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि मिडल ईस्ट वाले कहते हैं कि हमें पहले जो है ना माल पहुँचाओ, गोश्त पहुँचाओ, उसके बाद जो है पोर्शन ऑफ पेमेंट रिलीज़ होगी। लेकिन चाइना वाले पहले से एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ से बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि चाइना में मार्जिन्स वगैरह भी बेहतर हैं कंपेयर टू मिडल ईस्ट, और कंपटीशन भी कम है, क्योंकि मिडल ईस्ट में दूसरी पाकिस्तानी मीट कंपनीज भी काफ़ी सारी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन चाइना में आ, थोड़ी सी कंपनीज हैं, या टॉमसीएल पहला ही है जो एंटर हो रहा है। तो इस लिहाज से लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए टॉमसीएल एक अच्छी कंपनी है।
मैं आई थिंक पहले भी मेरी आई थिंक पहले के सेशंस में भी मैं ऑलरेडी टॉमसीएल को अपनी टॉप पिक बोल चुका हूँ। तो ये है कि टॉमसीएल में ये है कि जैसे जैसे आपको डिप मिलते हैं तो डिप के ऊपर इसको बाय करते रहें। तो जैसे आज थोड़ा सा डिक्लाइन आया था टॉमसीएल में, तो ये है। बाकी ये कि आई थिंक हम इस सेशन में ये कर लेते हैं कि आई थिंक कुछ तो लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ आई थिंक हॉट टॉपिक्स हैं या हॉट कंपनीज हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है। आखिरी 5 मिनट में उन पे भी डिस्कशन कर लेंगे। आई थिंक सही 5 मिनट का थोड़ा सा आप मार्जिन दे दें एंड में। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पर हारिस शाह, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मोहम्मद अमीन, आप अपना सवाल कीजिए। मलिक साहब ये एक चीज पूछनी थी। आवाज आ अस्सलाम रही है? वालेकुम। जी हाँ, हेलो। जी जी मोहम्मद अमीन, आवाज। अपना सवाल कीजिए। जी जी बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, इनसे मैं पूछना था, चाह रहा था कि जो आजकल मार्केट के अंदर ये रूमर चल रही है, जैसे छल की चली थी कि एबट के शेयर खरीद लिए, और ये जाली रिपोर्ट निकली, और इसके अलावा एक और अ, पाकिस्तान रिफाइनरी की निकली कि चाइना से $1 अरब का माहिदा हो गया, वो भी कंपनी ने तरदीद की। तो इस किस्म की जो रूमर आती है, फिर ये लोग शेयर ले लेते हैं महंगे रेट में। तो अब ये क्या करे? कंपनी तस्दीक तो कर दी है कि हमने ना माहिदा किया ना खरीदा है। तो आप लोग लॉस में खड़े हुए, तो अब इसे आउट हो जाए कि रहने दे, होल्ड करें? अ, जी पहली तो बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और अनवेरिफाइड रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर अब एक दफ़ा हो गई है तो फिर जो है स्पेशली अगर एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुई है जिसमें जो है एक्टिविटी चल रही है, तो फिर ऑब्वियसली फिर उसको होल्ड करके रखें, उसमें नुकसान ना लें। क्योंकि पीआरएल का ये है कि इवन दो पीआरएल ने जो है पीएसएक्स पे नोटिस लगा दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बैक एंड के ऊपर पीआरएल की प्लानिंग और बातचीत तो चल रही है चाइनीज़ कंपनीज से। चाइनीज़ कंपनी से लोन लेने की भी, और एक चाइनीज़ कंपनी के साथ उसकी बात चल रही है। लेकिन ऑब्वियसली उसने इस न्यूज़ को निगेट इसलिए किया कि वो जो न्यूज़ है वो उस न्यूज़ को इवेंचुअली खुद रिलीज़ करेंगे, और वो किसी और सोर्स से उसको लीक या वो रिलीज़ होना नहीं चाहते थे कि वो रिलीज़ हो। क्योंकि अगर आप पीआरएल की एनुअल रिपोर्ट भी देखें तो पीआरएल वालों ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी ये बात लिखी हुई है कि उनका काम चल रहा है इस रिफाइनरी के अपग्रेड और इस सब प्लान के ऊपर। तो ये है। तो अगर आप बाइंग हो चुकी है तो बिल्कुल इसको होल्ड करें, क्योंकि अगर तो ये एक एक्सपेंशन के ऊपर और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो एटलीस्ट भी 40-45 रुपीज़ का स्टॉक है पीआरएल। सही। जी हारिस शाह, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। मलिक साहब एक चीज पूछनी थी कि जैसे अब आप अभी बता रहे थे कि आईपीपीस के इश्यूज हैं, जिनकी कैपको में, ईपीक्यूएल में, हपको में होल्डिंग है, तो उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा या उनको इस टाइम से निकल जाना चाहिए? जो है बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ईपीक्यूएल का भी नाम है उन 18 आईपीपीज़ में जिनका जो है मॉडल वो टेक और पे से टेक एंड पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि ईपीक्यूएल की जैसे अर्निंग कम हो जाएगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी आ सकता है कि अगले शॉर्ट टर्म में, अगले कुछ क्वार्टर्स में एक बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। अब वो बड़ा डिविडेंड इसी तरह से आएगा कि जो है गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन करेगी और फिर फाइनलाइज करेगी डील ईपीक्यूएल के साथ और बाकी 17 आईपीपीज़ के साथ, तो उसके बाद गवर्नमेंट वन टाइम पेमेंट कर देगी। तो इसका तरीका यही है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ईपीक्यूएल है, तो आप ईपीक्यूएल को ऐसे देखें कि आप जो है ईपीक्यूएल के कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और इसकी इन्वेंट्री को प्लस करें, तीनों चीज़ों को ऐड करें लेटेस्ट रिपोर्ट से लेके। जो भी ईपीक्यूएल की एनुअल रिपोर्ट आई हुई है 2024 की, वहाँ से आप उसके कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री को प्लस कर लें। उसमें से आप माइनस कर दें शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
और लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर जो अमाउंट आपके पास आएगी उसको आप डिवाइड कर दें EPQL के नंबर ऑफ शेयर्स से, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स उसके PSX पे ट्रेड हो रहे हैं, तो आपके पास एक पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। तो वो पर शेयर वैल्यू की अमाउंट आप देख लें कि वो कम इन कंपैरिजन टू जो उसका शेयर चल रहा है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में, उसके कंपैरिजन में उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक डिविडेंड आ सकता है और उसी अमाउंट से उसी डिविडेंड पर शेयर की अमाउंट से वो स्टॉक एक्स भी होगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर डिविडेंड आ जाता है तो ऑब्वियसली अगर एक्स होगा तो फिर उसी अमाउंट से स्टॉक चलेगा भी। तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप जो है वो कैपिटल गेन कमा लेंगे, या आप जो है ना डिविडेंड इंजॉय कर लेंगे उसका एक्स होने के बाद, क्योंकि आपने आज शायद देखा होगा कि EPQL पॉजिटिव था, प्लस हुआ, इवन दो लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव न्यूज़ है, ये टेक और पे से टेक एंड पे पे चले जाना, क्योंकि अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी पे इशू आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो आज मार्केट में EPQL में वॉल्यूम भी हुआ और वो स्टॉक भी 2% ऊपर गया। सही। मलिक साहब, EPQL भी और कैपको भी इसके अंदर है, कैपको की भी है नाम इसमें IPPs में। कैपको का मुझे रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन कैपको का इशू ये है कि कैपको तो ऑलरेडी बंद है, तो कैपको का तो प्लांट चल ही नहीं रहा, और कैपको का तो ये है कि वो पहले ही बंद हो चुका था, वो तो यानी कि उसका तो पीरियड ही एक्सपायर हो चुका है। सही। जी तो क्यूएन पीरियड ही आपका एक्सपायर हो सवाल चुका है, है। अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपसे पता करना था कि ATRL का जैसे कि आज रिजल्ट आया लास्ट क्वार्टर का, तो उसे अगर कंपेयर करें 2023 से तो वो कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है। वो ये जो ATRL में मूव आई है लास्ट वीक में जो है वो इसको कंटिन्यूस दो अपर कैप लगे थे और तीसरा भी लगने लगा था, लेकिन फिर वो प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी प्राइस इसकी रिजल्ट की वजह से इफेक्ट होगी, वापस ये मतलब 350 से नीचे चला जाएगा, या फिर जहाँ पे भी प्राइस है 370-80 पे ये सपोर्ट ले रहा है वहीं पे घूमता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ETRL नीचे आएगा, क्योंकि ये अभी स्लाइटली जो है लोअर ऑयल प्राइसेस का टाइम है। इसके रिजल्ट का यही हुआ है कि जो पिछला क्वार्टर था, यानी कि जो पिछले साल का क्वार्टर था, उस टाइम पे ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, ये वाला वो टाइम है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही थी, तो इसकी वजह से रिजल्ट नीचे आया है। तो ये है कि रिफाइनरी स्टॉक्स में यही होता है, क्योंकि ऑयल प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ इसकी अर्निंग और उसकी मार्जिन्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लिंक होती है। तो यही है कि आई थिंक इसमें करेक्शन आएगी, लेकिन ये कि ATRL ऐसा स्टॉक है कि इसमें अगर करेक्शन आती है और आपको एक अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाता है, तो एज अ ट्रेडिंग ऑप्शन भी ये अच्छा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो बहुत सारे लोगों को, जब से ये 200-250 रुपये का था, मैं तब से बहुत लोगों को बोलता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आई थिंक जो है हमारे प्रीवियस जो शोज़ हैं उनमें भी शायद नादिया इसको कंफर्म करेंगी कि मैं ATRL का नाम ले चुका हूँ। तो लेकिन ये कि अगर आपको अच्छी प्राइस में मिलता है, आपको 300 या 300 से नीचे मिलता है, तो आपका रिस्क बहुत हद तक मिटिगेट हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो अगर तो आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो आप उसको प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर जाएं, फिर थोड़े नीचे प्राइस पे इसको ले लें। वो ज़्यादा बेहतर जो है ना स्ट्रेटजी होगी कंपेयर टू अगर आप इस प्राइस के ऊपर लेने जाएं। और प्लस ये अटक ग्रुप के जितने भी स्टॉक, खैर ये मैं बात एंड पे कर दूंगा। आई थिंक आपके सवाल का फिर जवाब सिर्फ तो हो चुका है 4 complete। मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो जो है आप हाँ अपनी जो आप ठीक है, मैं अपनी बात को जो है ना बिल्कुल। फाइनल कंक्लूड कर दूँ। फाइनल कंक्लूड हाँ। ये कर दूँ कि एक तो इस वीक में IPPs का डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट चल रहा था। दूसरा जो है ना, एक और मार्केट में रूमर या बातें ये चल रही थी कि अटक ग्रुप जो है अपनी सारी कंपनीज को बेच के जा रहा है पाकिस्तान से। तो इसी वजह से हमने देखा था कि अटक रिफाइनरी जैसे स्टॉक्स में जो है वो परफॉर्मेंस आई है, अटक पेट्रोलियम में भी, अटक रिफाइनरी में भी, और अटक सीमेंट में भी। तो इसमें ये है कि
जो बातें हैं वो यही हैं कि अटक सीमेंट जो है उसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि उसमें कुछ सेल आ सकती है, लेकिन ये है कि अभी तक ऑब्वियसली जो अटक ग्रुप की जो मैनेजमेंट है उसने बिल्कुल इस चीज़ को मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उसके अलावा एक और बात ये भी थी कि अटक रिफाइनरी में सऊदी इन्वेस्टमेंट आने की भी बातें चल रही थी, तो वो जो है वो अटक रिफाइनरी वालों ने उस पर भी मना कर दिया है कि सऊदी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है हमारी रिफाइनरी में। तो इस वजह से भी मेरा ओपिनियन ये है कि अटक रिफाइनरी में जो वो चला था, तो वो ये जब सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं तो उसमें करेक्शन आ सकती है। तो इस वजह से जो है फाइनल बात बाकी ये कि मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही होगा कि ऑब्वियसली आप लोगों के अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। हम सब जो है बहुत मेहनत करके पैसे अर्न करते हैं, और जो है उसके लिए जो है वो आई एम श्योर या मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो इस कॉल पे हैं वो शायद कराची में ही रहते होंगे। तो ये है कि हम जो है हम सभी बहुत हैवी ट्रैफिक में पोल्यूशन को बर्दाश्त करके और ये सब करके जो है पैसे कमाने जाते हैं और जाके पैसे कमाते हैं। तो उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करने में भी बहुत केयर करना चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट को की केयर ऐसे ही हो सकती है कि इंसान जो है प्रॉपर एजुकेटेड और सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसी से रिलेटेड जो है आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में या हमारी स्टॉक मार्केट में कोर्सेज और लर्निंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इसी सिलसिले में बेसिकली जो है मैंने और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स वालों ने कोलैबोरेशन करके कोर्स लॉन्च किया है कि लोगों के अंदर नॉलेज इंक्रीज़ हो और वो अपने जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो एक एजुकेटेड तरीके से उसको इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही की सर। ये बिल्कुल, और ये जो कोर्स है ये इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल आएँ। और जो है बहुत इजी है, 2 डेज़ अ वीक है और वीकेंड पर है, आप लोगों की फिजिबिलिटी बिल्कुल बनेगी। और इसके साथ सर टाइम बहुत कम रह गया है, लेस देन 1 मिनट। मेरा एक सवाल है एसएनजीपी के हवाले से, लेकिन ये कि जो है अभी हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर इसको जो है मैं इसको ऐड कर लूँगी। यहाँ पर जो है आप सबका बहुत शुक्रिया। और सर आपको अभी मैं दोबारा लिंक करके मैं वो सवाल कंप्लीट करूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो है इसके साथ ही साथ मैं आज के सेशन से जो है वो इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।